दोस्तों, आज मैं इस मूवी का कोई इंट्रो नहीं दूंगा क्योंकि यह मूवी अपने ही आप में एक मास्टरपीस है। मैं बड़े ही यकीन के साथ आपसे कह सकता हूँ, इस मूवी को देखने के बाद आप कमेंट किए बिना रह ही नहीं सकते। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही मूवीज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही शानदार कहानियां आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत वीरैया नाम के एक आदमी से होती है जिसका एक पैर काम नहीं करता और वह इधर उधर चलने फिरने के लिए 3 पहिए वाली साइकिल का इस्तेमाल करता है। उसकी पत्नी की मौत बेटे को जन्म देते समय ही हो गई थी और इसलिए अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका 8 साल का बेटा राजू है और राजू में ही वीरैया की पूरी जिंदगी समाती है। हर सुबह की तरह राजू वीरैया को छोड़ने के लिए स्कूल निकलता है, लेकिन रास्ते में एक एयरपोर्ट पड़ा करता था और वीरैया राजू को लेकर वहां पर जरूर रुकता था क्योंकि राजू को प्लेन देखना बहुत ही पसंद था। एक दिन राजू बाउंड्री के बीच में बनी छोटी सी जगह से जहाजों को निहार रहा था और वह काफी देर तक उन जहाजों को देखता ही रहता है। इसलिए वीरैया आवाज लगाता है और कहता है कि बेटा अब बस करो, नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। लेकिन राजू बड़े ही मासूमियत से कहता है, बाबा बस 2 मिनट और, वो बड़ा वाला जहाज उड़ने वाला है, मैं उसे बाय बाय करके ही चलूंगा। तभी वह बड़ा जहाज रनवे से उड़ान भरता है और पल भर में ही आसमान में उड़ जाता है। यह देखने के बाद राजू खुशी से झूम उठता है। उसके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि उसे हवाई जहाजों से कितना ज्यादा गहरा लगाव है। इसके बाद दोनों स्कूल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में राजू अपने पिता से पूछता है, बाबा मैं हवाई जहाज में कब बैठूंगा? वीरैया मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, बड़े होकर तुम खुद पायलट बनना और मुझे भी अपने साथ उड़ाना। यह सुनकर राजू तुरंत कहता है, लेकिन बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, मैं जहाँ भी जाऊंगा आप मेरे साथ चलना। बेटे की बात सुनकर वीरैया भावुक हो जाता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। स्कूल पहुंचने पर वह राजू को चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे देता है, लेकिन राजू की नजर दुकान पर रखे एक छोटे से हवाई जहाज के खिलौने पर पड़ती है। वह चॉकलेट की जगह वही खिलौना खरीद लेता है। वीरैया हंसते हुए पूछता है, बेटा पहले से इतने घर में जहाज पड़े हैं, अब इस नए जहाज का क्या करोगे? राजू मासूमियत से कहता है, हमारा घर भी तो एयरपोर्ट जैसा होना चाहिए ना बाबा, वहाँ बहुत सारे जहाज होने चाहिए। वीरैया अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। राजू को स्कूल छोड़ने के बाद वीरैया पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है। वहाँ वीरैया आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा होता है कि तभी एक अमीर महिला उसे भिखारी समझकर उसके हाथों में कुछ पैसे रख देती है और बिना कुछ सुने अपनी कार में बैठकर चली जाती है। वीरैया उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। इसके बाद वह उन पैसों को खुद रखने के बजाय मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में बांट देता है और फिर वह अपने काम पर चला जाता है। दरअसल वीरैया एक पब्लिक टॉयलेट की देखभाल करता था और वहीं पर उसकी छोटी मोटी नौकरी भी थी और उसी नौकरी के साथ वह अपना और अपने बेटे का गुजारा कर रहा था। उसके स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि अगर उसे पता चल जाए कि इंसान के पास पैसे नहीं हैं और उसे टॉयलेट मजबूरी में यूज करना है तो वीरैया उससे पैसे नहीं लिया करता था। भले ही वीरैया बहुत ही गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा था। इसी बस्ती में वीरैया के 2 अच्छे दोस्त भी रहते थे। पहला था डेनियल जो ऑटो रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालता है और दूसरा था कोटी जो जूते चप्पल सिलने का काम करता है। कोटी सुमिति नाम की एक महिला से सच्चा प्यार करता है लेकिन कभी अपने जज्बात उससे कह नहीं पाता। उधर सुमिति की भी मजबूरी है, वह देह व्यापार का काम करती है, लेकिन कोटी चाहता है कि जब वह सुमिति के साथ शादी कर लेगा तो सुमिति को ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। एक तरह से कोटी सुमिति की मदद करना चाहता था लेकिन उसके मन में सच्चा प्यार भी था। कोटी रोज चोरी छुपे सुमिति को देखने जाया करता था। एक दिन घबराते हुए कोटी सुमिति से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सुमिति। सुमिति उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहती है, अगर यही बात है तो अंदर आ जाओ। लेकिन कोटी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके मन में वासना नहीं बल्कि सच्चा प्रेम होता है। बाद में वीरैया उसे समझाता है कि इंसान को अपने काम से नहीं बल्कि उसकी मजबूरियों से पहचाना जाता है। वह कहता है, कोई भी औरत अपनी खुशी के लिए ऐसा काम नहीं करती, इसीलिए उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो भगवान एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करेगा। शाम को वीरैया हमेशा की तरह राजू को स्कूल से लेने के लिए पहुंच जाता है। लौटते समय फिर से वीरैया मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। यह देखकर राजू पूछता है, बाबा आप हर रोज मंदिर के सामने रुककर भगवान को धन्यवाद क्यों कहते हो? वीरैया मुस्कुराकर कहता है कि बेटा जो कुछ भी हमारे पास अभी है वह सब भगवान की देन है, हमें उनका इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन राजू मासूमियत से कहता है, नहीं बाबा मुझे तो सब कुछ आप देते हो, मेरे लिए तो भगवान आप हुए ना।
बेटे की मुंह से यह बात सुनकर वीरैया की आंखें भर आती हैं। वह तुरंत राजू को सीने से लगा लेता है क्योंकि उसके लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी से पूछती हैं कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जब राजू की बारी आती है तो वह बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं जहाज का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तब टीचर प्यार से राजू को समझाती है कि राजू, हवाई जहाज चलाने वाले को ड्राइवर नहीं बल्कि पायलट कहते हैं। यह नया शब्द सुनकर राजू के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अब उसका सपना और भी साफ हो चुका था कि वह एक दिन पायलट जरूर बनेगा और अपने बाबा को दुनिया की सैर कराएगा। उसी क्लास में डेनियल का बेटा जेम्स भी पढ़ता था, जो राजू का सबसे अच्छा दोस्त था। छुट्टी के बाद राजू जेम्स से पूछता है कि वो आखिर पायलट कहलवाता क्यों है। जेम्स अपने बचकाने अंदाज में जवाब देता है, क्योंकि वही जहाज को ऊपर लेकर जाता है, उसकी सारी लाइट्स वही जलाता है। फिर राजू मासूमियत के साथ एक और सवाल पूछता है, अगर जहाज में किसी को टॉयलेट जाना हो तो क्या करेंगे वे लोग। जेम्स राजू को बड़े ही गंभीरता के साथ यह समझाता है कि बस की तरह जहाज को बीच आसमान में रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से जब वह समुद्र के ऊपर पहुंचता है तब पायलट वहां का दरवाजा खोल देता है और जहाज में बैठे लोग एक एक करके टॉयलेट कर लेते हैं। दोनों बच्चों की यह मासूम बातें सुनकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। आखिर में जेम्स राजू से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें जहाज करीब से दिखाता हूँ। राजू और जेम्स एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ तैनात सिक्योरिटी गार्ड उन्हें डांटकर भगा देता है। शाम को जब यह बात बीरैया और डेनियल को पता चलती है तो दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। बीरैया प्यार से राजू को समझाता है कि बिना परमिशन लिए ऐसी जगहों पर जाना ठीक नहीं होता बेटा। बीरैया मुस्कुराकर राजू से कहता है, बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद हवाई जहाज में बैठोगे, इसलिए अभी धैर्य रखो बेटा। इसके दूसरी तरफ डेनियल गुस्से में जेम्स की पिटाई कर देता है। मार खाते खाते जेम्स अपनी माँ से शिकायत करता है कि उन्होंने गलत इंसान से शादी कर ली। उसका पिता हर छोटी छोटी बात पर उसे पीटता रहता है, जबकि राजू के बाबा उसे प्यार से समझाते हैं। जेम्स की यह बातें सुनकर उसकी माँ का पारा चढ़ जाता है और वह भी जेम्स की कुटाई कर देती है। बेचारा जेम्स सोचा कि मम्मी को बता दूंगा तो मामला शांत हो जाएगा और वो उसकी ही साइड लेंगी, लेकिन मम्मी तो उल्टा तो जेम्स को बोनस दे दिया। अब कुछ दिन बाद एक दिन बीरैया मेले से गुजर रहा होता है। तभी बीरैया की नजर हवाई जहाज वाले एक झूले पर पड़ती है। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर राजू इस झूले में बैठेगा तो शायद उसका असली जहाज में बैठने का जुनून थोड़ा कम हो जाएगा। अगले दिन वह बड़े उत्साह के साथ राजू को लेकर मेले में पहुंच जाता है और कहता है, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर दिया। इसके बाद बीरैया झूला चलाने वाले के पास जाता है और उसे थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे देता है और कहता है, इस बच्चे को इतनी तेज घुमाओगी यह दोबारा जहाज में बैठने की जिद न करे। लेकिन बीरैया का यह प्लान उल्टा पड़ जाता है। झूले से उतरते ही राजू की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह उछलते हुए कहता है, बाबा अगर इतने छोटे से जहाज में इतना बड़ा मजा आया तो सोचिए असली वाले जहाज में कितना मजा आएगा। बेटे की यह बात सुनकर बीरैया समझ जाता है उसकी इच्छा कम होने के बजाय अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर भी बीरैया राजू को विश्वास दिलाता है कि एक दिन वह जरूर हवाई जहाज में उसको सैर कराएगा और साथ ही साथ प्यार से पढ़ाई पर ध्यान देने की भी सलाह देता है। इधर कोटी भी अपने परिवार में पूरी तरह खो चुका था। वह एक फोटोग्राफर को पैसा देता है ताकि वह सुमति की कुछ फोटो क्लिक कर सके। जब फोटो बन जाती है तो कोटी उसे अपने कमरे में लगवा लेता है और जब भी वह अकेला होता तो उन्हीं तस्वीरों के सामने बैठकर अपने दिल की बातें कर लेता। कोटी के लिए वही तस्वीर अब उसकी दुनिया बन चुकी थी। समय बीतता जाता है। एक दिन स्कूल से एक मैसेज आता है क्योंकि स्कूल की प्रिंसिपल ने बीरैया को बुलाया होता है। बीरैया घबराते हुए वहाँ पर पहुँचता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं राजू ने कोई नया पंगा तो नहीं खड़ा कर दिया। लेकिन वहां पहुंचकर कहानी कुछ अलग ही होती है। वहां बीरैया को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। प्रिंसिपल बताते हैं कि राजू ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए हैं और इतना ही नहीं, उसे 100% की स्कॉलरशिप भी मिली है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा स्कूल उठाएगा। यह सुनते ही बीरैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत मिठाई खरीदने निकल पड़ता है ताकि सबके साथ खुशियां बांट सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वह मिठाई लेकर वापस पहुंचता है और राजू खुशी खुशी अपने बाबा की ओर दौड़ता है, तभी अचानक राजू को चक्कर आने लगते हैं। वह सबके सामने वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर इलाज करने के बाद उसे रात में घर भेज देते हैं। घर लौटने पर डेनियल उससे मिलने आता है। वह कहता है कि जेम्स से उसे राजू के बेहोश होने की खबर मिली थी।
लेकिन उसे अस्पताल का पता नहीं पता था और इसी वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पाया। डेनियल वीरैया से राजू का हाल पूछता है। वीरैया अपने आंसू छिपाते हुए सिर्फ इतना कहता है कि डॉक्टर ने कमजोरी बताई है और कुछ दवाइयाँ दी हैं, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रात होती है और राजू सो जाता है तब वीरैया को नींद नहीं आती। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ डॉक्टर की कही गई सच्चाई सामने आती है। डॉक्टर ने उसे बताया था राजू को तीसरे चरण का ब्लड कैंसर है। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब इलाज करवाना भी नामुमकिन था। डॉक्टर वीरैया से साफ शब्दों में कह चुका था शायद उसके बेटे के पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। यही सच्चाई वीरैया के दिल को अंदर तक तोड़ रही थी। पूरी रात वह बस अपने बेटे को सोते हुए देखता रहता है और चुपचाप आंसू बहाता रहता है। सुबह होते ही राजू हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है और जल्दी करने की जिद करता है, लेकिन वीरैया उसे प्यार से रोक देता है और कहता है कि अब उसे कुछ दिनों के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वह जाकर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेले। इतना कहने के बाद वह घर में लगी भगवान की तस्वीर पलट कर रख देता है। यह दृश्य हमें साफ दिखाता है कि वीरैया अब टूट चुका है। जिस भगवान के ऊपर उसका सबसे बड़ा विश्वास हुआ करता था, आज वही भगवान उसका साथ नहीं दे रहा है। अब एक असहाय पिता आखिर कुछ कर भी नहीं सकता था। दिन में वीरैया डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को लेने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंचता है, लेकिन जब उसे दवाई की कीमत पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दवाइयों की कीमत उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह अपने काम पर वापस पहुंचता है। लेकिन वहाँ भी वीरैया की किस्मत साथ नहीं देती। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि सड़क चौड़ी हो रही है और उसी वजह से वह पब्लिक टॉयलेट हटाया जा रहा है। वीरैया के सामने वह पब्लिक टॉयलेट बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। वीरैया की रोजी रोटी सन भर में ही बंद हो जाती है। वीरैया बेबस होकर सब कुछ अपनी आंखों से खत्म होते हुए देख रहा था। अब उसके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी। टूटा हुआ मन लेकर जब वह घर वापस पहुंचता है तो वह देखता है कि राजू घर पर नहीं होता। वह घबराकर पूरी बस्ती में उसे ढूंढने लगता है। पड़ोसियों से पूछता है, बच्चों से पूछता है, लेकिन किसी को भी राजू के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी अचानक उसे ख्याल आता है शायद राजू एयरपोर्ट पर गया होगा। वह तेजी के साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां रोज राजू जहाज देखा करता था। लेकिन पहले तो वहां राजू दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद राजू उसे बेहोश जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। घबराकर वह किसी तरह उसके पास पहुंचता है और राजू को उठाने की कोशिश करता है, मगर राजू को होश नहीं आता। तभी ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ान भरता है और उसकी तेज आवाज राजू के कानों में जाती है। राजू आवाज सुनते ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है और बिना किसी की ओर देखे मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ हाथ हिलाकर जहाज को टाटा बाय करने लगता है। उस पल वीरैया समझ जाता है कि उसका बेटा सच में हवाई जहाज को लेकर कितना ज्यादा उतावला है और वह उससे कितना गहरा प्यार करता है। उसी समय वीरैया मन में फैसला कर लेता है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह अपने बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। अगले दिन वीरैया एक ट्रेवल एजेंट के पास पहुंच जाता है और सबसे नजदीक शहर की फ्लाइट का किराया पूछता है। जब एजेंट टिकट की कीमत बताती है तो वीरैया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इतनी बड़ी कीमत उसके लिए सपने जैसी थी। फ्लाइट के लिए पूरे 10,000 लगने वाले थे। भारी मन से वीरैया घर लौट आता है जहां डेनियल और कोटी बैठे होते हैं। वीरैया उनसे मदद मांगते हुए कहता है उसे तुरंत बहुत सारे पैसों की जरूरत है। दोनों दोस्त उसकी मजबूरी समझ लेते हैं, लेकिन उनके पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं होती। तब डेनियल उसे सलाह देता है कि उसे दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर देना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। तब वीरैया बताता है कि उसका एक पैर बिल्कुल सलामत है और इसी वजह से वह उस योजना में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन डेनियल समझाता है कि कोशिश करने में क्या जाता है। मजबूरी में तीनों सरकारी शिविर पहुंच जाते हैं। जांच के बाद अधिकारी बताते हैं कि अगले महीने में उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। भले स्वभाव का वीरैया हाथ जोड़कर अफसर से विनती करता है अगर हो सके तो 3 साल की पेंशन उसे एक साथ दे दी जाए, क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम करना है। उसकी बातें सुनकर अधिकारी भड़क जाता है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। शर्मिंदा होकर तीनों दोस्त चुपचाप वहाँ से वापस लौट आते हैं, लेकिन वीरैया हार मानने वालों में से नहीं था। पूरी रात सोचते सोचते उसके मन में एक नया विचार आता है। अगली सुबह वह पास के लकड़ी वाली फैक्ट्री में काम मांगने पहुंच जाता है। उसे देखकर ठेकेदार मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें काम की नहीं बल्कि भीख की जरूरत है। आखिर तुमसे मेहनत वाला काम कैसे होगा। लेकिन वीरैया बिना गुस्सा किए विनम्रता से कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए। वीरैया ठेकेदार के सामने हाथ जोड़कर कहता है साहब
मेरा एक पैर भले ही ठीक से काम नहीं करता, लेकिन मेरे हाथों में आज भी पूरी ताकत है। आप जो भी काम देंगे मैं घंटों तक बिना रुके करता रहूंगा। उसकी यह बात फैक्ट्री में पास खड़ा सुपरवाइजर सुन लेता है। वीरैया का कॉन्फिडेंस देखकर वह लकड़ी को काटने और छाटने का काम दे देता है। वह पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से अपना काम पूरा करता है। इसके बाद कई दिनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रहती है। वह रोज मजदूरी करता, अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा बचा लिया करता था। खुद सिर्फ वह एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करता था, ताकि जल्दी से जल्दी टिकट के लिए पैसे इकट्ठा किए जा सके। एक रात जब वीरैया खाने के लिए बैठता है, तब कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल सीन सामने आता है। जैसे ही वीरैया पहला निवाला मुंह तक ले जाता है, कमरे के अंदर से राजू के तेज खांसने की आवाज सुनाई देती है। वह दोबारा से निवाला थाली में रख देता है। जब वह फिर से खाने की कोशिश करता है तो मुंह तक निवाला जाते समय फिर से खांसी की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार उसका दिल नहीं मानता और वह खाना छोड़कर चुपचाप लेट जाता है और छत की तरफ देखते हुए रोने लगता है। उसके मन में बस एक सवाल घूम रहा था कि आखिर वह 10,000 रुपए कहाँ से लेकर आएगा। उस रात उसके पेट में रोटी नहीं बल्कि आंसू उतर रहे थे। अगली सुबह वीरैया हिम्मत जुटाकर फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, साहब मुझे 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है। आप चाहें तो मेरी आने वाली पूरी मजदूरी में थोड़ा थोड़ा काटते रहिएगा, लेकिन मुझे अभी उन पैसों की बहुत जरूरत है। मालिक उससे वजह पूछता है। वीरैया कांपती हुई आवाज में बताता है कि वह अपने बेटे को एक बार हवाई जहाज में बिठाना चाहता है, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता। मालिक उसे गुस्से में डांट देता है और धमकी देते हुए कहता है, दोबारा पैसों की बात मत करना, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। मजबूर होकर वीरैया वापस अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन मुसीबत एक बार फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। फैक्ट्री मालिक गुस्से में आता है और बिना कुछ सुने उसे लात मार देता है। वह आरोप लगाता है कि वीरैया ने फैक्ट्री में से पैसे चुराए हैं। बेचारा वीरैया बार बार कसम खाकर कहता रहता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। मालिक उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ का इंस्पेक्टर भी बहुत ही ज्यादा खब्बू था। वह मालिक से पैसे लेकर वादा करता है, कल तक यह आदमी चोरी जरूर कबूल कर लेगा। पूरी रात वीरैया को बेरहमी से पीटा जाता है। वह तड़पते हुए सिर्फ यही कहता रहता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा घर पर अकेला है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे दानी दीजिए साहब। लेकिन वहाँ पर किसी का भी दिल नहीं पिघलता। जब तक वीरैया को होश रहता है तब तक लोग उसे मारते ही रहते हैं। जब काफी देर हो जाती है तब डेनियल की पत्नी राजू को अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है। डेनियल और कोटी यही सोचते हैं कि शायद वीरैया पैसों का इंतजाम करने के लिए कहीं और काम करने के लिए गया होगा या फिर ओवर टाइम कर रहा होगा। उन सभी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वीरैया किस हालत से अभी गुजर रहा है। अगली सुबह फैक्ट्री मालिक दोबारा थाने में घबराकर बताता है, चोरी वीरैया ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने की थी। बल्कि उसके इंस्पेक्टर का गुस्सा आग बबूला हो जाता है। गुस्से में मालिक को धमकाते हुए कहता है, अगर मालिक को धमकाता है कि अब उसके खिलाफ वह झूठा आरोप लगाने और बेगुनाह अपाहिज को 48 करने का मामला दर्ज करेगा। डर के मारे मालिक तुरंत पैसे देकर किसी तरह मामला शांत करवा देता है। इसके बाद घायल और टूटा हुआ वीरैया रिहा कर दिया जाता है। जब डेनियल और कोटी उसे उस हालात में देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीरैया फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है, उसने पूरी जिंदगी किसी से कुछ नहीं मांगा, भगवान ने उसे गरीबी दी, अपाहिज बनाया, यहाँ तक कि पत्नी भी छीन ली, उसने सब कुछ सहा, लेकिन अब उसका बेटा जिसने अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी, उसकी जिंदगी भी छीनी जा रही है। वह रोते हुए दोस्तों से बताता है कि राजू की आखिरी ख्वाहिश है कि वह एक बार हवाई जहाज में बैठे और वह किसी भी कीमत पर उसका सपना पूरा करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर तीनों दोस्त की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी राजू लड़खड़ाते हुए उनके पास आता है और बड़ी ही मासूमियत से अपने बाबा से पूछता है, बाबा मेरे मुंह से खून आ रहा है और मुझे बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। इतना कहते ही वह दोबारा से बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर वीरैया से कहते हैं कि उसका बेटा बहुत बहादुर है, इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी वह अपनी हिम्मत नहीं हार रहा। डॉक्टर समझाते हैं कि अब जितना हो सके अपने बेटे के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि उसकी हालात लगभग बिगड़ चुकी है। यह सुनकर वीरैया के पास आंसू के अलावा कुछ नहीं बचता। अपने दोस्त को टूटा हुआ देखकर डेनियल उसे एक आदमी के पास ले जाता है जो बच्चों के लिए कॉमेडी शो आयोजित करता था। डेनियल उससे साफ कहता है कि वीरैया को अपने टॉयलेट साफ करने का काम दे दिया जाए, क्योंकि उसे इसका काम का अनुभव है। उसकी योजना थी कि कुछ दिन बाद वह मालिक से वीरैया को एडवांस पैसे दिला देगा, लेकिन वह आदमी खुद परेशान था। शो शुरू होने वाला था लेकिन जोकर का कहीं अता पता नहीं था। तब वीरैया खुद आगे बढ़कर कहता है, सर अगर आप चाहें तो आज मैं जोकर बन सकता हूँ,
पहले तो वह आदमी मना कर देता है, लेकिन वीरैया बताता है कि वह रोज अपने बेटे को हंसाता रहता है और बच्चों को खुश करना अच्छे से जानता है। आखिरकार मालिक उसकी बात मान लेता है और उसे जोकर की पोशाक दे देता है। स्टेज पर पहुंचते ही वीरैया अपना सारा दर्द छिपाकर बच्चों को हंसाने लगता है। अपने एक पैर की कमी की भी कला वह सभी को दिखाता है। ऐसी शानदार प्रस्तुति देखकर हॉल में तालियां गूंज उठती हैं। शो खत्म होने के बाद आयोजक बेहद खुश होकर उसे अच्छी रकम देता है और कहता भी है कि आगे से वह उसी के साथ काम करना चाहता है। पहली बार कई दिनों बाद वीरैया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। शो खत्म होने के बाद वीरैया, डेनियल और कोटी और राजू ऑटो से घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में नशे में धुत कुछ अमीर लड़के उनके ऑटो को टक्कर मार देते हैं। कार से उतरते ही वह बिना गलती के तीनों को मारना शुरू कर देते हैं। वीरैया सबसे ज्यादा इस बात से डर जाता है कि कहीं यह सब देखकर राजू की तबीयत न खराब हो जाए, इसलिए वह खुद उनके पैरों पर गिर पड़ता है और माफी मांगने लगता है। तभी उनमें से एक की नजर वीरैया के जेब में रखे पैसों पर पड़ती है। वह पैसे उसकी जेब से निकाल लेता है और कहता है कि इन्हीं पैसों से वह अपनी कार की मरम्मत करवा लेगा। वीरैया और डेनियल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि राजू रोते रोते लगातार बाबा बाबा पुकार रहा था, लेकिन वे लड़के पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। उस पल वीरैया पूरी तरह टूट जाता है। वह आसमान की ओर देखकर भगवान से शिकायत करता है, मैंने आपको कभी अपने पैर का दोष नहीं दिया, गरीबी मिले तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। इन सब के बावजूद भी मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आज मेरा बेटा आखिरी सांसें गिन रहा है, तब भी तुम उसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करने दोगे। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि मेरी हर उम्मीद मुझसे छीन ली जा रही है। वह फूट फूट कर वहीं पर रोने लगता है। दोस्तों, यह सीन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, जहां पर एक पिता पूरी तरह से टूट चुका था। वीरैया को आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करेगा। अगली सुबह जब वीरैया अपने घर बैठा होता है, तभी उससे पता चलता है कुछ सरकारी लोग बस्ती का सर्वे कर रहे हैं। पूछने पर डेनियल बताता है कि सरकार यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान बनवा रही है और जल्द ही सभी को नए नए घर मिलेंगे। यह सुनते ही वीरैया के मन में एक नई उम्मीद जागती है। वह सोचता है कि अगर वह अपनी झोपड़ी बेच दे तो खरीदने वाले को सरकार की तरफ से एक नया घर मिल जाएगा। उसकी यह बात उसके पास खड़ा एक पड़ोसी सुन लेता है और तुरंत कहता है कि वो इस घर को खरीदने को तैयार है और इसके बदले वह 10,000 रुपए देगा। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही वीरैया की बुझी हुई उम्मीद जाग उठती है। वह अपने बेटे की कसम खाकर कहता है कि मैं अपनी जबान से कभी नहीं पीछे हटूंगा। डेनियल उसे एक बार सोचने को कहता है, लेकिन वीरैया शांत होकर आवाज देता है, यह घर उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए बनाया था, लेकिन अब बेटा ही नहीं रह गया तो इस घर का क्या काम। पैसे मिलते ही वीरैया बिना देरी किए टिकट एजेंट के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी खुशियां बिखर जाती हैं। एजेंट बताते हैं कि टिकट का किराया बढ़ चुका है, उसके लिए उसे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और देने होंगे, नहीं तो वह अपनी फ्लाइट अगले महीने बुक करवा सकता है, क्योंकि 1 महीने बाद दोबारा से यह प्राइस नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन वीरैया के पास अगले महीने का समय कहाँ था। भारी मन से वह बाहर निकलता है और सोचकर बैठ जाता है कि बाकी पैसे वह कहाँ से जुटा पाएगा। सबसे पहले वह अपने दोस्त कोटी के पास पहुँचता है और उससे मदद मांगता है। उस समय डेनियल वहाँ पर मौजूद नहीं होता। कोटी ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, लगभग 1,000, ताकि वह सुमति से मिलने जा सके। इसी मजबूरी में वह वीरैया को मना कर देता है। वीरैया बिना कुछ कहे उदास होकर वहां से निकल जाता है और बाकी के पैसों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अभी वीरैया को सिर्फ 1,000 रुपए की जरूरत थी। उसने अपनी हाथ वाली साइकिल बेच दी थी और भी एक कीमती सामान बेचा था, जिससे कि उसके पास 4,000 रुपए आ गए थे, लेकिन 1,000 रुपए की कमी थी। उधर कोटी सुमति के पास पहुंचकर उसे पैसे देता है और कहता है आज वह उससे कुछ देर के लिए बात करना चाहता है, लेकिन सुमति कहती है कि पहला अपना काम खत्म करो, बातें तो बाद में होती रहेंगी। तभी कोटी के कानों में ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती। वह आवाज सुनते ही कोटी की आंखों में राजू का मासूम चेहरा घूमने लगता है। अगले ही पल वह सुमति से दूर हट जाता है और अपने पैसे मांगने लेता है, लेकिन सुमति साफ मना कर देती है। फिर भी कोटी किसी तरह पैसे लेकर वहां से भाग निकलता है, सीधे वीरैया के पास पहुंच जाता है। वह झूठ बोल देता है कि यह पैसे सुमति के हैं और उसने खुद राजू की मदद के लिए भेजे हैं। थोड़ी देर बाद गुस्से में सुमति भी वहां पर पहुंच जाती है। सुमति को वहां पर देखकर वीरैया उसके पैरों में झुक जाता है और दिल से उसे धन्यवाद कहता है। यह देखकर सुमति बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि आज तक किसी आदमी ने उसे सम्मान से नहीं देखा था।
उसके पैरों से छूना तो दूर की बात थी। वीरैया के जाने के बाद कोटी पूरी सच्चाई सुमिति को बता देता है कि राजू बीमारी से जूझ रहा है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वह एक बार प्लेन में बैठे। यह सुनते ही सुमिति की आंखें भर आती है। वह कहती है कि अगर उसने समय पर सच नहीं बताया होता तो आज उससे बड़ा पाप हो जाता। तभी कोटी अपने दिल की बात कह देता है। वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और सुमति के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। सुमति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ वीरैया बाकी पैसे जोड़कर फ्लाइट की टिकट खरीद लेता है। टिकट हाथ में आते ही उसके चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी साफ दिखाई देती है। यात्रा वाले दिन डेनियल और कोटी दोनों बाप बेटे को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं। वीरैया ने भी इससे पहले एयरपोर्ट कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे चेक इन करना और बोर्डिंग के लिए कैसे जाना कुछ समझ नहीं आता। तभी वहां पर एक एयर होस्टेस श्वेता उसकी मदद करती है। बातचीत के दौरान वीरैया श्वेता को सारी बातें बताता है कि कैसे उसके बेटे को बीमारी है और वह हवाई जहाज में बैठना चाहता है। श्वेता भी उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और दोनों को सुरक्षित फ्लाइट में पहुंचाने की मदद करती है। जैसे ही राजू जहाज के पास पहुंच वह खुशी के मारे उसके बड़े बड़े पहियों के पास लिपट जाता है और उसे प्यार से छूने लगता है। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी दिखाई दे रही थी जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। जहाज में बैठने के बाद वह हर छोटी बड़ी चीज को बड़ी हैरानी और मुस्कान के साथ देखता रहता है। टेक ऑफ से पहले ही वह उस सफर का हाल पल जीने लगता है। वीरैया भी अपने बेटे की खुशी देखकर मन ही मन सुकून महसूस करता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वीरैया राजू को खिड़की के बाहर देखने को कहता है तो राजू वीरैया की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तब वीरैया को एहसास होता है कि राजू हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसका छोटा सा शरीर एकदम शांत पड़ा था, चेहरे पर एक मुस्कान थी। वीरैया कुछ पल बिना बोले अपने बेटे को निहारता रहता है। तभी वहां पर श्वेता पहुंचती है। वीरैया कांपती हुई आवाज में उसे पूरी बात बता देता है। नियम के अनुसार श्वेता टेक ऑफ करने को रुकवाना चाहती थी, लेकिन वीरैया हाथ जोड़कर विनती करता है कि उसने अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है और इसी वजह से उसे अपने बेटे को पूरा सफर करवाना है। उसकी आंखों में दर्द भरा होता है। श्वेता भी यह दर्द देखकर कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद जहाज आसमान में उड़ान भरता है। टेक ऑफ होते ही वीरैया अपने बेटे से बातें करने लगता है जैसे वह अभी भी उसे सुन रहा हो। वह खिड़की की बाहर इशारा करते हुए कहता है, राजू बेटा बाहर देखो कितने सुंदर बादल हैं। तुम्हारा सपना पूरा हो गया बेटा, आज तुम सचमुच बादलों के बीच उड़ रहे हो बेटा। यह कहते हुए उसकी आवाज अटक जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं, लेकिन वह पूरे सफर अपने बेटे से बातें करना बंद नहीं करता। उसके लिए राजू अभी भी वहीं पर बैठा था। विमान के उतरते ही श्वेता अधिकारियों को पूरी जानकारी देती है और जब श्वेता दोबारा से वीरैया के पास आती है तो वहाँ का माहौल देखकर वह अंदर तक हिल जाती है। वीरैया भी अब दुनिया छोड़कर जा चुका था, क्योंकि वीरैया ने अपने बेटे राजू से वादा किया था कि वो जहाँ भी जाएगा उसके साथ जाएगा। और इसी भावुक मोड़ के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं इस मूवी के बारे में कुछ आगे कहना नहीं चाहता, क्योंकि आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है। तो कमेंट बॉक्स खुला भी है, आप अपने पिता के लिए एक लाइन जरूर लिखिएगा और मैं भी लिखता हूँ। तो कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।